नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पटनायक, फैकल्टी स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग KIIT यूनिवर्सिटी। फिर से आज आपके साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रश अप करेंगे दोबारा सी के वेरिएबल्स और पॉइंटर कॉन्सेप्ट को। आई रिपीट, दिस इज नॉट अ सी ट्यूटोरियल। यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के लिए सी के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा ब्रश अप करेंगे। आज वाला वीडियो और आने वाले 2-4 वीडियोस मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपर एंटर करने से पहले आपके सी के जितने चीजें यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर्ड है उसमें आप थोड़ा सा ब्रश अप हो जाओ। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब डेटा आपको मिली है, आपने पैटर्नाइज्ड तरीके से फ्रेमवर्क में स्टोर किया तो दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम क्या है, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के तरीके को अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हो दैट इज एल्गोरिथम। नाउ आज के सेशन में हम लोग सी के रिलेटेड बात करेंगे। जैसा मैंने पिछले बार आपको बताया था कि डजंट मैटर आप डेटा स्ट्रक्चर मतलब किस लैंग्वेज में यूज करना चाहो या उस एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को आप किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में या प्रॉब्लम के लिए इंप्लीमेंट करना चाहो, एल्गोरिथम इज नॉट अफेक्टेड बाय द लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी। तो उस चक्कर में आई एम जस्ट ब्रशिंग अप सम स्टफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स। जब आप पहली बार सी पढ़ रहे होगे या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होगे और या फिर आपकी लैब हुई होगी, ये क्वेश्चन आता है, क्या है एक वेरिएबल? आखिर क्या है ये एक वेरिएबल? अगर आप सिंपल इंग्लिश टर्म के हिसाब से सोचो, एक चीज गाइस याद रखो, ये रैंडमली मैं बोल रहा हूं, सडनली माइंड में आया तो, आप कुछ भी पढ़ो, मतलब फिलहाल आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आप चाहे कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहले आप ये देखो आप कौन से लैंग्वेज में उसको पढ़ रहे हो। करेंटली वी आर स्टडीइंग इन इंग्लिश, मतलब ये ट्यूटोरियल में आपके साथ हिंदी में मोस्टली बात कर रहा हूं, बीच में इंग्लिश बोल रहा हूं, बट जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुक में इंग्लिश में है। तो जब आप किसी टेक्निकल टर्म से गुजरते हो जो कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में या उस लैंग्वेज में मिली है, उसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि उसके इंग्लिश मीनिंग के बारे में सोचो। तो हम लोग अगर वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ वेरिएबल एज पर इंग्लिश? मतलब जो वैरी करता हो, समथिंग विच इज नॉट कांस्टेंट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग वेरिएबल नाम क्यों देते हैं? नाउ लेट्स अज्यूम मैं आपको कहता हूं कि एक सिंपल प्रोग्राम लिखो जिसमें आपको दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं और उसको प्रिंट करना है। ये आप लोग कर सकते हो, दो नंबर्स को लेके ऐड करना है और प्रिंट करना है। तो इसका मेरा सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले जो भी मेरी फॉर्मेलिटीज हैं, हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड करना हो, वो मैं यहां पे एक लाइन डॉट 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 करके दिखा दे रहा हूं। दीज आर द फॉर्मेलिटीज। अब जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा, क्या आएगा? सबसे पहले आज स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, void main, फिर उसके बाद आई विल डिक्लेयर, यहां पे मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, int a, b। ना यहां मेरा क्वेश्चन है, इसके बाद अगेन मैं कोई एक इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूं जो कि सी के केस में ऑफ कोर्स scanf में यहां पे मेरे को यूज करना चाहिए, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कोई एक इनपुट फंक्शन यूज करके मैं a और b इन दोनों में, मान लो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, यहां जो यूजर ने वैल्यूज एंटर किए, आप डिक्लेयर करने के बाद इनपुट से पहले आप यहां पे एक आउटपुट स्क्रीन पे लिखते हो कि हां भाई मेरे को दो नंबर चाहिए, एंटर टू नंबर्स। वो जब यूजर यहां से एंटर करता है यूजिंग दिस इनपुट फंक्शन, इन दोनों वेरिएबल्स में वो दो वैल्यूज सेव हो जाते हैं। ओके, क्लियर? अब ये हमारी मेमोरी लोकेशन में मान के चलो दो जगह है, जो दो वैल्यूज भेजे गए हैं, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है a और b, जो यूजर ने इनपुट करे। मान लो यूजर को आपने बोला था कि हाँ भी एंटर टू नंबर्स, ये आपका पहले लाइन में लिखा हुआ है। यूजर ने क्या किया? 5 10 एंटर किया, तो ऑटोमेटिकली आपके a में 5 आ गया, b में 10 आ गया। अब ये सब तो आप जानते हो, ये मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूं? यहां मेरा ये एग्जांपल देने का तात्पर्य ये है, 5 अपने को पता है यूजर ने इनपुट करा है, मेमोरी लोकेशन अपने को पता है कंप्यूटर में है, ये a क्या है? व्हाट इज दिस a जिसको हम वेरिएबल की तरह नाम देते हैं, वेरिएबल यहां पे यूज कर रहे हैं, यहां डिक्लेयर कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस a? अब इसको समझने के लिए अपन इस एग्जांपल से हटके एक और जगह आते हैं। मान लो आप मेरे दोस्त हो और आप मेरे को सड़क पे कहीं दिखते हो अचानक, तो आप मेरे को कैसे रेफर करोगे? कैसे बुलाओगे? वो इंसान इधर आ, नहीं नहीं नहीं, वैसे तो नहीं बुलाओगे ना, या वो टीचर इधर, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं।
आप मेरा नाम जानते हो सागर है, तो आप मेरे को सागर करके रेफर करोगे। अब जब हम लोग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप। यहां पे इंटीजर टाइप का मैंने क्रिएट किया है, तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या कहते हैं कंपाइलर कौन सा है एंड आपका कितने बिट का प्रोसेसर है, ये 2 या 4 बाइट मेमोरी लेगा। लेट्स अज्यूम कि ये 4 बाइट मेमोरी ले रहा है। तो आपको क्या लगता है आपके सिस्टम में एक्टिव प्राइमरी मेमोरी सिर्फ 4 बाइट या 10 बाइट या 100 बाइट? डेफिनेटली नॉट, काफी ज्यादा है। तो होता क्या है, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक्निकली आपको अगर मेमोरी मैनेजमेंट समझनी है तो दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहां आपको मैं समझा रहा हूं कि इसको आप रिलेट कैसे कर पाओगे। मान लो ये एक चंक है जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ओके, और इस मेमोरी के अंदर कहीं पे एक कोने में छोटी सी मेमोरी ए को असाइन हुई, कहीं पे एक छोटी सी मेमोरी बी को असाइन हुई। ना ए और बी नाम कहां से आया भैया, वो तो हमने यहीं पे लिखा हुआ है, इसलिए ए और बी नाम आया। अब ये जो ए और बी है ये एक्चुअली है क्या? जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, मोस्टली जब आप उसको कंपाइल करते हो, कंपाइलर ट्रैवल कैसे करता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ये उसकी प्रायोरिटी होती है कि कंपाइलर सबसे पहले ऊपर वाला लाइन देखेगा, उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पूरा आपका कंपाइलर वैसे ही जाता रहेगा अनलेस हम लोग उसको रीडायरेक्ट करें किसी और में। मतलब बीच में मान लो कोई फंक्शन कॉलिंग आ गई कुछ हो गई तो वो रीडायरेक्शन है। नॉर्मली इस हिसाब से चल रही है। तो मेरा कंपाइलर आया, अभी मेन फंक्शन क्रिएटेड है, उसको पता है नीचे आया, जब यहां पहुंचा यानी कि आईएनटी पे उसको क्या पता चला, हाँ ये एक रिजर्व वर्ड यानी कि प्री डिफाइंड वर्ड है जो कि सी लाइब्रेरी में है। और ये वर्ड करती क्या है, जब हम लोग आईएनटी यूज करते हैं हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। और कैसी मेमोरी चाहिए, मेमोरी नॉर्मल है बट हम उस मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करने वाले हैं। तो ये सी कंपाइलर ने पहले से डिफाइंड है कि हाँ अगर मेरे को इंटीजर टाइप चाहिए तो इतनी मेमोरी लगेगी, कैरेक्टर टाइप चाहिए तो इतनी लगेगी, फ्लोट टाइप चाहिए एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या हुआ, ये मेमोरी आपके प्रोग्राम को मिल गई, जो मैं एक छोटा सा डॉट दिखा रहा हूं, और ये आप मान के चलो कि एकदम मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस अंदर है। आप उतना फ्रैक्शन करके मेमोरी में अंदर जाओगे तब ये आपको मिलेगा। लास्ट वीडियो में जो टेलीफोन डायरेक्टरी वाला एग्जांपल है जिसमें मैंने बोला था कि 500 पेज और एक पेज में 100 नंबर, उसमें दोनों फिगर्स में आप और 10,000 ऐड कर दो, उस हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। नाउ यहां पे इंटीजर के पॉइंट पे जब आप देख रहे हो हमने आईएनटी लिखा और उसके बाद हम लोग दो यहां पे नॉन रिजर्व वर्ड्स लिख रहे हैं। ए और बी की बाय डिफॉल्ट कोई मीनिंग नहीं है सी में, यानी कि वो रिजर्व्ड नहीं है। तो जब हम लोग नॉन रिजर्व वर्ड यहां लिख रहे हैं उससे पहले आईएनटी है, कंपाइलर समझ गया हाँ भी मेरे को इंटीजर टाइप की 2 मेमोरी एलोकेट करनी है और वो मेमोरी एलोकेट हो गई। नाउ अगर मेरा नाम सागर नहीं होता तो मेरा नाम कुछ और हो सकता था, लेकिन मान लो कोई एक इंसान है जिसका नाम किसी को नहीं पता, फिर भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, फिंगरप्रिंट से या फिर रेटिना से। तो गाइस बेसिकली मेरे को जो भी रेफर करना चाहे वो कैसे बुलाएगा, मेरे नाम से बुलाएगा, वो यूनिक तो नहीं है। बट पॉइंट क्या है, यहां पे अगर आप जाके मार्केट के बीच में जाने बोलोगे हाँ भी सागर, हो सकता है 1 सागर हो सकता है 10 सागर हो, तो यूनिक क्या है उस चीज में। अब अगर मेरे को कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहे तो कैसे करेगा, मेरा फिंगरप्रिंट, हाँ फिंगरप्रिंट काफी यूनिक हो सकता है, लेकिन विथ ऑल द एडवांसमेंट्स वी सीन इन साइंस ये भी कहा जा रहा है कि फिंगरप्रिंट भी 100% यूनिक नहीं होती। तो और एडवांस साइंस में चलते हैं, रेटिना, आई बिलीव रेटिना पूरा यूनिक होना चाहिए, नहीं अगर रेटिना भी यूनिक मतलब आई गेस होना चाहिए, बट अगर रेटिना नहीं है यूनिक तो भी एक चीज है अपने पास, डीएनए। डीएनए हर इंसान की एकदम यूनिक होती है एज पर साइंस, मैंने उस पर ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है बट वो यूनिक होती है एकदम। तो जब पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सबका डीएनए इंफॉर्मेशन अगर आप स्टोर करो, दैट इज अ लॉट ऑफ डेटा, मतलब एक्चुअली बिलियंस में डेटा है और हर डेटा यूनिक है, हर इंसान का डीएनए अलग है। तो वहां अगर आप किसी एक डीएनए को ढूंढोगे कैसे होगा, अब मान के चलो मतलब जैसे मेमोरी को हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म्स में डीएनए की तरह ही नोटेट करते हैं, क्योंकि मेमोरी भी बहुत ज्यादा है और एवरी मेमोरी लोकेशन इज यूनिक, हर मेमोरी लोकेशन यूनिक होता है। तो अब अगर मैं रास्ते में चल के जा रहा हूं, मानो मेरा डीएनए का कुछ भी मेरे डीएनए का नाम होगा FAA, हेक्साडेसिमल में अगर हम लोग कर रहे हैं FAA 96F, ठीक है,
तो रास्ते में मैं जा रहा हूं, कोई मेरे को क्या बोलेगा, सागर या FAA9A6, नहीं ऑब्वियसली नहीं ना, उतना याद भी नहीं रख पाओगे। आपके क्लास में जितने बच्चे होंगे उनको रेफर करने में भी दिक्कत होगी। तो पॉइंट ये है कि नाम हमने क्यों दिया, ताकि इजीली रेफर कर पाए, रास्ते में देख के मेरे को डायरेक्टली सागर बुला पाओ। उसके अलावा आप लोगों के नाम अगर बड़े हैं, हम लोग निकनेम्स देते हैं ताकि बड़े नाम को बार बार रेफर ना करें, निकनेम से बुला पाए। बेसिकली उसी चीज से इसको रिलेट करो, ये आपकी रिजर्व्ड वर्ड है, ये जैसे ही एनकाउंटर हुई यानी INT, इस टाइम पे कंपाइलर को पता चला कि मेरे को मेमोरी देनी है, और एक बारी मेमोरी हमें यहां से मिल गई, वो काम का हो गया। यहां पे एक मेमोरी और दूसरी मेमोरी A और B के लिए मिल गई। ये A और B जो है ये बेसिकली निकनेम्स हैं हमने जो इन मेमोरी को दिया है, ताकि प्रोग्राम में दोबारा आपको जब ये मेमोरी लोकेशंस को यूज करना पड़े, वहां पे स्टोर किए गए वैल्यूज को रिट्रीव करना पड़े, उस टाइम पे आपको वो लंबी चौड़ी एड्रेस की जरूरत ना पड़े। आप सिंपली निकनेम के थ्रू A या B रेफर कर दो और वो डायरेक्टली उसी के वैल्यू को फेच करके आ जाएगा। तो इन अ नटशेल, what is a variable? A variable is a name given to the memory location as and when required by your code. Okay? Now let's come to pointers. दूसरी पार्ट जो मैं ब्रश अप करने वाला हूं यहां पे वो है पॉइंटर। काफी बच्चों को पॉइंटर्स में कंफ्यूजन होती है। गाइस एक बहुत सिंपल चीज है, अगर आप अभी तक का ये कंटेंट समझ पाए हो, आगे आसान है एकदम। नाउ जब मैं लिखता हूं INTA, इसका मतलब क्या है, समझाया अभी? मतलब मैं एक मेमोरी लोकेशन ले रहा हूं जिसके अंदर मेरे को इंटीजर टाइप की वैल्यू डालनी है और उसका नाम क्या है, A। अब अगर मैं यहां लिखता हूं कैरेक्टर A, तो ऑब्वियसली प्रोसेस में या मतलब बैकग्राउंड में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, अभी भी आपको एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इंटीजर के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कैरेक्टर के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से वो डिसाइड करके कंपाइलर देगी। नाउ व्हाट आर पॉइंटर्स? अब अगर मैं लिखता हूं INT A इक्वल्स टू 10, सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब समझो। यहां मैंने बात करी कि कंपाइलर जो है आपका टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ऐसे काम करता है प्रायोरिटी में। तो जिस टाइम पे आपकी कंपाइलर यहां आके इस पर्टिकुलर लाइन को वो रन कर रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले INT आया। अच्छा, INT मतलब कंपाइलर सोच रहा है कि हाँ मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी है, क्या नाम देना है, अच्छा A, ठीक है, ये पार्ट हो गया। सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं है, अच्छा इक्वल टू है। इक्वल टू मतलब कोई दूसरी वैल्यू है। इक्वल टू का काम होता है कि राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करेगा। लेफ्ट में अभी अपने पास क्या है, इस पार्ट में हमने एक मेमोरी क्रिएट कर दी है, उसको A नाम दे दिया है। अब हम कर रहे हैं इज इक्वल टू 10, मतलब ये जो 10 है वो उस A के मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जा रही है, और बाद में हम लोग कभी भी A लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू फेच होके रिट्रीव हो रही है। अब अगर मैं वहां पे INT A लिखने के बदले INT स्टार A लिखूं तो उसमें क्या फर्क है, ये देखो सेम थिंग। इसी में आता है दोबारा कंपाइलर ऊपर से नीचे तक आया, यहां तक पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद देखा INT, हाँ दोबारा मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी है, यहां आता है स्टार। स्टार के बाद है A देन सेमीकोलन। स्टार का क्या मतलब है, इससे कंपाइलर समझता है कि ये जो वेरिएबल A क्रिएट हो रहा है, अब ये A एक साधारण वेरिएबल नहीं है। साधारण वेरिएबल क्या है, जिसमें इसी टाइप का वैल्यू डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा, यानी इंटीजर टाइप का। लेकिन इसमें क्या स्टोर होगा, अब इसका नाम बदलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको A के बदले अपन कर देते हैं P, ठीक है, मैंने इसको कर दिया P। तो INT स्टार P जब हो रहा है, एक मेमोरी एलोकेट हुई अगेन INT आते ही, जिसमें कि हम लोग क्या स्टोर, जिसका नाम क्या रहेगा, P। अब बीच में चूंकि स्टार है, यहां पे कंपाइलर समझ जाता है कि इसमें मेरे को डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू जैसे यहां पे है ये स्टोर नहीं करनी है। क्या स्टोर करनी है, एक मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन को याद करो, इस मेमोरी लोकेशन में क्या है, ये 10 है। इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, A। एग्जांपल को याद करोगे, मेमोरी में हमने क्यों निकनेम दिए हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी एड्रेस होती है, उसमें बार बार रेफर करें तो दिक्कत है। तो इस मेमोरी का भी ऐसे एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है, मान लो FFA लिखा है, आगे और भी जा रहा है, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। तो अब A डायरेक्टली वैल्यू सेव कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीजर वेरिएबल है। जो P है
ये इंटीजर टाइप का स्पेशल वेरिएबल यानी पॉइंटर वेरिएबल है। ये एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है उसका एड्रेस स्टोर कर सकती है। मतलब P has the capability to store the address of another location where we have stored integer value. Now let's come back to the basic thing. पॉइंटर, जैसे मैंने बोला था, हर चीज को इंग्लिश में एक बार रिलेट करो। पॉइंटर का मतलब क्या है? जो पॉइंट करता है। इसका मतलब दिस वेरिएबल, अब अगर इस लाइन के बाद मैं लिख दूं P equals to A, तो कंपाइलर इसको गलत बोलेगा। क्यों? क्योंकि A क्या है? ये मेमोरी क्या स्टोर कर सकता है? ऑब्वियसली इंटीजर, जो कि यहां है डायरेक्ट इंटीजर। ये क्या है? स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, एस्टेरिस्क लगा हुआ है, यानी कि पॉइंटर है। पॉइंटर क्या स्टोर कर सकता है यहां पे? एड्रेस, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस। तो अगर मैं P इज इक्वल टू A करता हूं, A में मेरा इंटीजर है, ये ले सकता है एड्रेस, तो यहां पे एरर आएगा। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन will throw error, type mismatch error। आप एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को डायरेक्टली पॉइंटर में सेव करना चाह रहे हो, तो इसके लिए मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? P is equal to ampersand A यूज करूंगा। एम्परसेंड को गाइस याद रखो एज एड्रेस ऑफ, तो यहां मैं कर रहा हूं P is equal to एड्रेस ऑफ A। A क्या है? A अपना ये वेरिएबल है, कहां पे है? मेमोरी में, यहां पे, उसको पता है, नाम से हमको दिख रहा है। A के अंदर क्या है? 10। तो हम लोग जब P is equal to एड्रेस ऑफ A कर रहे हैं, तो यहां जा रहा है, इसके पास देख रहे हैं, अच्छा वैल्यू तो है लेकिन चाहिए क्या? अपने को तो एड्रेस चाहिए, तो वैल्यू छोड़ के वो ये वाले एड्रेस पे आ रहा है, और अब इस एड्रेस को वो यहां पे स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली P is now pointing to A, क्योंकि P के पास A का एड्रेस स्टोर्ड है। समझ में आ रहा है? अब इसको यूज कैसे करेंगे? अगर आप चाहो, अगर आप एड्रेस को मतलब प्रिंट करके व्यू करना चाहो, आप चाहो तो आप परसेंटेज यू यूज कर सकते हो। जैसे आप इंटीजर के लिए परसेंटेज वी यूज करते हो, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हो, आप प्रिंटएफ में परसेंटेज यू को यूज करके डायरेक्टली पी को अगर प्रिंट करके देखोगे, आपको उसका एड्रेस प्रिंट करके दिखा देगा। अब अगर बाद में कहीं पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से बी को मैं वैल्यू दे देता हूं int b is equal to 5, उसके बाद अगर मैं करूंगा b equals to b plus a, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो जाएगी? यहां b 5 था, अच्छा मैंने b पहले ही क्रिएट किया था शायद, हाँ दोबारा b यूज कर दिया, बट यहां b 5 था, हमने अब किया b is equal to b plus a, b यानी कि 5, a यानी कि यहां जो स्टोर हुआ है 10, तो अब b में क्या आ गया? 5 plus 10 यानी कि 15। अब b की वैल्यू है 15। सेम चीज अगर मैं लिखूंगा b is equal to b plus p, तो p में क्या है? p में भैया एड्रेस है, किसका एड्रेस है? a का एड्रेस है, उस एड्रेस में क्या वैल्यू है? 10। तो क्या ये डायरेक्टली उसको ऐड करेगा? नहीं, क्योंकि यहां हमने डायरेक्टली p को स्पेसिफाई किया है एज अ वेरिएबल। अगर हम चाहते हैं कि p के पास जिसका एड्रेस है उसके वैल्यू को एक्सेस करें, सिंपली p के पहले एक स्टार लगा दो, वैल्यू एट की तरह। एस्टेरिस्क को आप रेफर कर सकते हो वैल्यू एट की तरह। तो जब मैं सिर्फ p लिख रहा हूं, p के अंदर की वैल्यू दिखाएगा मेरे को। p के अंदर की वैल्यू क्या है? एड्रेस। जब मैं लिख रहा हूं वैल्यू एट p, मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो उस एड्रेस को जाने के बाद वो ये पर्टिकुलर चीज को प्रिंट करेगा। अब जैसे आपने इंटीजर के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंटर बनाया है, वैसे आप कैरेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, हर चीज के लिए बना सकते हो। इन अ नटशेल, ये एंड में याद रखो, वेरिएबल इज सिंपली अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है। जैसे इंटीजर में आप क्या करते हो? इंटीजर वेरिएबल में डायरेक्टली इंटीजर स्टोर करते हो। पॉइंटर वेरिएबल में आप एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हो। किस टाइप की मेमोरी का? यहां मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया। अगर मैं यहां लिखता, मान लो मैं फ्लोट लिखता, फ्लोट स्टार x करता, तो ये x जो है ये भी मेरा वेरिएबल नेम है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है क्योंकि एस्टेरिस्क है। और ये अब किस टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा? ये a या b की एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएगा। एक और मेमोरी लोकेशन सोचो m है, और वो डिफाइंड है कहीं पे फ्लोट m, मतलब मैं इसके ऊपर फ्लोट m डिफाइन करके इक्वल टू 0.5 करता हूं,
तो ये जो m यहां डिफाइन हुआ, इसमें 0.5 स्टोर हुआ, इसकी एड्रेस स्टोर कर सकता है x। क्यों? क्योंकि x क्रिएट होने से पहले हमने ये बता दिया है कि हम ये जो पॉइंटर बना रहे हैं इसके अंदर हम लोग सिर्फ फ्लोट टाइप की वैल्यू जिस मेमोरी में है उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके गाइस, थोड़ा सा रिव्यू करो, बुक्स खोलो, एक दो प्रोग्राम्स ट्राई करो, कुछ डाउट हो तो यू कैन गेट बैक टू मी। दिस वाज इन अ नटशेल अबाउट वेरिएबल्स एंड पॉइंटर्स। लास्ट को एक चीज याद रखो, क्या ये जो सिंबल है एम्परसेंड, इसको हमने क्या रेफर करना है? एड्रेस ऑफ, यानी यहां जब मैंने एम्परसेंड ए लिखा दैट इज एड्रेस ऑफ ए। सिमिलरली ये जो सिंबल है एस्टेरिस्क, उसको हमने क्या रेफर करना है? वैल्यू एट। मतलब यहां जब मैंने b is equal to b plus asterisk p लिखा, ये डायरेक्टली p को रेफर नहीं कर रहा, ये वैल्यू एट p रेफर कर रहा है। मतलब p में ये एड्रेस है, इस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको रेफर करो। ओके गाइस, क्लियर? आई होप एंड अज्यूम एंड एक्सपेक्ट कि आप लोग जाके प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ब्रश अप कर लो गाइस सी में। आई रिपीट, ये सी की ट्यूटोरियल नहीं है, मैं यहाँ इन डेप्थ सी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस कुछ सी के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करवा रहा हूं ताकि हम लोग उसको डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर पाएं। कमिंग वीडियोस में वी टॉक अबाउट लूपिंग कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस एंड स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। फॉर नाउ हैव अ ग्रेट डे, कीप प्रैक्टिसिंग।